हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए पॉलिटी की क्लास लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबको मैंने सुपर टेट एग्जाम का सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था कि आपको सुपर टेट एग्जाम का कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें उसको सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस में भी पता होना चाहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब के लिए मैंने सुपर टेट एग्जाम के सिलेबस का एक वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए। और सुपर टेट एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस की जो क्लासेस चली, जैसे CDP की क्लासेस, हिस्ट्री की क्लासेस, उन सारी क्लासेस को आप देखते रहिए, रेगुलर वे पे नोट्स बनाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि रेगुलर वे पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और अपने सुपर टेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज इसमें पढ़ना है संविधान व राज्य व्यवस्था। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए ना किस लेवल तक का हमें संविधान व राज्य व्यवस्था पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान व राज्य व्यवस्था पॉलिटी तो IAS में भी पूछी जाती है, क्लर्क के एग्जाम में भी पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन हर एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग होता है। इसलिए हमें एज ए सुपर टेट एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है, संविधान के बारे में जानना है कि संविधान के निर्माण कैसे हुआ, फिर संविधान के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिससे कि एज अ टीचर आप बच्चे के मन में जो डाउट्स आए उन सबको क्लियर कर पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, NCERT की बुक्स पढ़नी है। अब NCERT की बुक में हर चीज़ तो इम्पोर्टेंट होती नहीं है, आपको पता है, क्योंकि NCERT की बुक में बच्चों की लैंग्वेज को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों से रिलेटेड स्टोरी बना के। इसलिए मैं क्या करूँगी कि जो NCERT बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसको इमेज लगा के समझाऊंगी। इससे पहली बात तो आपकी पूरी NCERT बुक को पढ़ने का है, वो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। आपको सिर्फ इसकी समरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और आपकी NCERT बुक भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो बस आप इस वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या, संविधान व राज्य व्यवस्था। अब आप पढ़ने जा रहे हैं संविधान व राज्य व्यवस्था। तो पहले हमें पता होना चाहिए संविधान क्या होता है। तो आपका संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, सम प्लस विधान। कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस विधान से बन के। अब आपको पता होना चाहिए सम का तात्पर्य क्या होता है। सम का तात्पर्य होता है समान, बराबर। क्या होता है, समान या बराबर। अब विधान का तात्पर्य क्या होता है, नियम या कानून। तो ऐसे नियम व कानून जो सबके लिए समान हो, उसका संग्रह जिसमें, उससे हम क्या बोलेंगे, संविधान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसे नियम कानून जो सबके लिए समान है, वो क्या होता है, उसमें संविधान में है। अब आपको संविधान तो पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था, राज्य मीन राज्यों की, व्यवस्था मीन तरीका। राज्य जैसे किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी देश को, किसी राष्ट्र को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो नियम कानून की ज़रूरत होती है ना। ऐसा आप समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर के फैमिली में 6 या 7 मेंबर होते हैं मान लीजिए, फिर भी हमारे घर के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं कि ऐसा करना है। अब उसी तरह से आपको पूरा राज्य चलाना है, पूरा देश चलाना है, तो कुछ नियम कानून तौर तरीके होते हैं ना। वही सारे तौर तरीके क्या होते हैं, अपना संविधान होता है कि कुछ नियम है, कुछ कानून है। जो संविधान होता है, संविधान का नियम कानून का संग्रह है। अगर तो राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था में वो लागू किए जाते हैं। संविधान के नियम कानूनों को हम लागू किस में करते हैं, राज्य व्यवस्था में, ताकि हमारे देश की, राज्यों की सरकार है, जो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसलिए संविधान व राज्य व्यवस्था क्या है, आपस में अंतर संबंधित है। अब अपनी सेटिंग को तो समझ गए कि संविधान क्या होता है। अब आपको जैसे NCERT के बुक में इमेज दी हुई है कि किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है। अब हमें भी पता होना चाहिए हमें संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। जैसे आपको पता है प्राचीन काल में भी न्याय तो होता था, जैसे राजा होते थे, अलग अलग होते थे ना, राजा सम्राट, तो अभी न्याय व्यवस्था तो थी। जैसे अकबर हुए, जहांगीर हुए, सम्राट अशोक हुए, अलग अलग शासक हुए, उनके सामने भी न्याय व्यवस्था थी।
तो फिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे आपको पता है कि जब अलग अलग शासन आए, प्राचीन काल में पहले क्या होता था, वेद में, पुराण में, हदीस में, अलग अलग धर्म ग्रंथ, कुरान में, या अलग अलग जो भी धर्म ग्रंथ थे उनके अनुसार पहले क्या करते थे, न्याय करते थे। जैसे जिस चीज़ के लिए वेदों में, पुराण में मनाही है, उस काम को कर अगर कोई व्यक्ति कर लेता था तो उसको उसके अनुसार दंड देते थे। फिर जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल सम्राट आए तो उन्होंने कुरान को, हदीस को, इन सब को आधार बना के न्याय किया। फिर जैसे कोई क्या हुआ, सिख सरदार जैसे रणजीत सिंह हुए या अलग अलग हुए, तो उन्होंने क्या किया, अपने धर्म ग्रंथ को आधार बना के किया। इससे क्या हो रहा था, समानता नहीं आ रही थी, समता नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हर जो भी व्यक्ति राजा बनता था वो अपने धर्म ग्रंथ, अपनी इच्छा अनुसार न्याय करता था। तो सबके लिए क्या हो रहा था, समान व्यवस्था नहीं लागू हो पा रही थी। जैसे मुगल शासन व्यवस्था में क्या हो रहा था, हिंदुओं के लिए अलग कर व्यवस्था थी, मुस्लिमों के लिए अलग कर व्यवस्था थी। ऐसे हिंदू शासक में क्या हो रहा था, अलग अलग कर व्यवस्था थी। किसी से तीर्थ यात्रा कर ले रहे थे तो किसी से नहीं ले रहे थे। तो क्या हो रहा था, जब तक संविधान नहीं था, हम समान व्यवस्था नहीं लागू कर पा रहे थे। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अब जब देश आज़ाद हुआ तो हमें क्या हुआ, संविधान की आवश्यकता पड़ी कि हमारे जो रीत नियम है, कानून, उस सबके लिए क्या हो, समान रूप से लागू हो। तभी तो राष्ट्र में सभी समान रूप से राष्ट्र के योगदान में अपना वो दे पाएंगे। अच्छे से सबके लिए समान नियम होंगे तो सब अपने आप को देश का नागरिक समझ पाएंगे, अच्छे से सब कर सकते हैं। इसके लिए क्या हुआ, हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। कह रहे आज जैसे दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास क्या है, अपना संविधान है, और सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। तो अब आपसे पूछ रहे संविधान के मूलभूत स्वरूप क्या है, क्या होना चाहिए। कह रहा किसी भी देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों के एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। और इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार किसी भी तरह से एक आदर्शों पर साझी समझ विकसित करते हैं जिससे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब कह रहे कि जैसे आप इंडिया को ले लीजिए, अब इंडिया में क्या होता है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग पंथ के, अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। उन सब के त्यौहार मनाने का, अपने एक दूसरे का हर चीज़ का तरीका अलग है। इसके लिए हर जरूरी तो नहीं कि हर बात पे एक दूसरे से सहमत ही होंगे, लेकिन इसके बाद भी एक संविधान में नियम कानून है कि उनको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता भी है, अलग अलग अधिकार भी हैं। और एक जब देश की बात आएगी तो सभी एक सम्मिलित होकर सब क्या हो जाएंगे, भारतीय, कि हम भारतीय, हम भारत के नागरिक हैं, उस संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। इसलिए क्या होता है, एक संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो पूछ सकते हैं पहली बार कब हुआ, तो 1934 में। इसके पश्चात क्या, संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई। अंततः 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और इसमें आपको एक इमेज जो दी गई, 19 दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान प्रारूप का तैयार किया। जैसे आपको पता है कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी क्लासेस चल रही है, उसमें मैं आपको समझाऊंगी किसी से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उस टाइम पे पहले क्या होता है, डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है, लेकिन जब क्या होता है, डोमिनियन स्टेट की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसके बाद निश्चय लिया जाता है कि अब हम डोमिनियन स्टेट को भी नहीं स्वीकार करेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी तरह से उसी टाइम क्या हो, प्रारूप समिति का गठन होता है। और जैसे भारतीय राष्ट्र संविधान के जनक किसको बोलते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अलग अलग समिति का गठन, जैसे प्रारूप समिति थी, आपकी झंडा समिति थी, अलग अलग समितियों का गठन किया गया, उसके प्रमुख नेता थे, उन सब के आधार पे आपके संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो अब आप ये तो समझ गए कि संविधान का आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान के निर्माण कैसे हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, या संविधान के प्रकार कैसे होते, इन सब के बारे में आज हम जानते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, ताकि क्या होगा कि आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जैसे आपने संविधान तो समझ गए कि संविधान क्या होते हैं, ये तो आप समझ गए। अब आपको पता होगा कि संविधान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान मुख्यतः 4 प्रकार का होता है।
पहले जैसे आपका क्या होता है, लिखित या निर्मित संविधान। दूसरा अलिखित या विकसित संविधान। फिर आपका संघात्मक संविधान या एकात्मक संविधान। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिखित या निर्मित संविधान क्या होता है। जैसे हमारे भारत का संविधान, भारत का संविधान कैसा संविधान है? हमारे भारत का जो संविधान है लिखित या निर्मित संविधान है। अब लिखित या निर्मित संविधान क्या होते हैं? ऐसा संविधान जिसको लिखित रूप में विवरण प्राप्त हो, जिसको एक समिति के द्वारा बनाया गया हो, उस संविधान को हम क्या बोलेंगे? लिखित या निर्मित संविधान। अब दूसरा हमें समझना चाहिए अलिखित या विकसित संविधान क्या होते हैं। अलिखित या विकसित संविधान ऐसा संविधान जिसका लिखित रूप से विवरण नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ धीरे धीरे, जो जैसे ब्रिटेन का संविधान, आपका ब्रिटेन का संविधान कैसा है? विकसित संविधान है। जिससे क्या हुआ, प्राचीन काल से ये अलग समझ चलती आ रही, नियम कानून धीरे धीरे उन्हीं नियम कानून ने क्या कर लिया, संविधान का रूप ले लिया। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए कि जैसे एक कोई सजा हुई, उसके लिए इस गलती के लिए ये सजा दी गई, और धीरे धीरे नियम चलता रहा कि इस गलती पे यही सजा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये कानून का रूप ले लिया कि इस गलती पे ये सजा दी जा रही है, इस गलती पे ये सजा। तो ऐसे संविधान को आप क्या बोलोगे? अलिखित संविधान या विकसित संविधान। और अगला हमारा कौन सा संविधान होता है? संघात्मक संविधान। अब संघात्मक संविधान का तात्पर्य क्या होता है? संघात्मक संविधान के अंतर्गत क्या होता है, जो शक्तियाँ होती हैं कैसे होते हैं? विकेंद्रीकृत। अब विकेंद्रीकृत का तात्पर्य क्या होता है? शक्तियाँ जो होती हैं बटी हुई होती है। मतलब क्या होता है, जो शक्तियाँ हैं केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियाँ आपकी क्या होंगी? बटी हुई होती है। जैसे हमारे भारत में हमारी शक्तियाँ कैसे, केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ हैं, तो हमारी शक्तियाँ विभाजित है ना। तो यह कैसी संविधान व्यवस्था है? संघात्मक। अब एकात्मक क्या होता है? एकात्मक संविधान जहाँ लागू होते हैं वहाँ पे शक्तियाँ क्या होती है? विकेंद्रीकृत नहीं होती, शक्तियाँ क्या होती है? केंद्रीकृत होती हैं। केंद्रीकृत का तात्पर्य क्या होता है? शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास एकत्र होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे आप भारत में क्या होता है, राज्य सरकार की अपनी अलग शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार की अपनी अलग हैं। ये कहाँ पे होता है? संघात्मक संविधान में, कि आपकी शक्तियाँ क्या होती हैं? बटी हुई होती हैं। लेकिन एकात्मक संविधान में क्या होता है? एकात्मक संविधान में आपकी शक्तियाँ बटी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम जैसे पढ़ते हैं ये क्या होता है? एकात्मक संविधान। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है, ब्रिटेन का संविधान आपका विकसित संविधान है। अब जैसे अभी आपने पढ़ा संघात्मक संविधान व एकात्मक संविधान, तो जैसे भारत का संविधान कैसा संघात्मक संविधान है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमारे भारत का संविधान भी क्या हो जाता है? एकात्मक संविधान हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे भारतीय संविधान हमारा संघात्मक व एकात्मक दोनों है, लेकिन अगर कहेगा शांति काल में, जब देश में कोई भी वैसी युद्ध ना हो रहा हो, कोई बाहर आक्रमण ना आया हो, किसी प्रकार का आपातकाल ना लगा हो, मतलब जब देश में शांति काल चल रहा हो, तो उस समय हमारे भारत में क्या होता है? संघात्मक संविधान होता है। लेकिन कोई आपातकाल आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, कोई बाहर आक्रमण आ जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? हमारा संविधान एकात्मक संविधान हो जाता है। जैसे किसी देश ने आक्रमण कर दिया, कोई युद्ध प्रारंभ हो गया, या कोई आपातकाल लग गया किसी कारणवश, तो उस समय क्या होगी? जितनी भी शक्तियाँ हैं सारी शक्तियाँ क्या हो जाती? केंद्र में आकर निहित हो जाती है। तो हमारा संविधान एकात्मक संविधान कब बन जाता है? जब देश में कोई आपातकाल लगा हो, कोई युद्ध हो रहा हो, कोई आक्रमण हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में हमारा संविधान कैसा संविधान बन जाएगा? एकात्मक संविधान। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि भारतीय संविधान सामान्यतः तो कैसा संविधान है? संघात्मक संविधान है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भारतीय संविधान एकात्मक संविधान का भी रूप ले लेता है। ठीक, जिससे भारतीय संविधान की आपकी उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे। जैसे उसका उल्लेख आपकी एनसीईआरटी के बुक में है कि जैसे हम भारत के लोग, इसको कहाँ से लिया गया है? भारत कोई प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, इन सब शब्दों का तात्पर्य क्या होता है, इन सब को कैसे लिया गया, कहाँ से लिया गया, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्योंकि आज हम क्या पढ़े? संविधान के बारे में। तो संविधान क्या होता है, संविधान के प्रकार क्या है, फिर भारतीय संविधान क्या है, इसकी क्या विशेषताएं, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं।
तो सबसे पहली हमारी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। जैसे हमारा भारत का संविधान है लिखित और निर्मित है। जैसे अगर जिस देश का संविधान का लिखित विवरण है, जैसे हमारे भारत के संविधान का लिखित विवरण है ना, और इसका निर्माण भी हुआ है, प्रारूप समिति बनी, अलग अलग समितियों का गठन हुआ, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया है। तो हमारा संविधान कैसा संविधान है? लिखित व निर्मित संविधान है। और दूसरा क्या? कठोर व लचीला। भारतीय संविधान कठोर व लचीले का सम्मिश्रण है। जैसे कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, हमारा संविधान तो कठोर है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है? लचीला। जैसे कुछ समय पहले आपने GST बिल के बारे में सुना, तो GST बिल को पारित करने के लिए क्या हुआ था? राज्यों से परमिशन लेनी पड़ी थी ना। तो कैसा ये कठोर है? किसके लिए? राज्यों की भी परमिशन चाहिए, केंद्र की भी परमिशन चाहिए। और कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जैसे अलग अलग संशोधन, उसके लिए क्या होता है? राज्यों की विधान परिषद की परमिशन हो या ना हो, वो पारित हो जाते हैं। तो कुछ कंडीशन पे क्या है? हमारा संविधान कठोर है, कुछ लचीला है, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ों में संविधान संशोधन हो जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहा जैसे आपने केशवानंद भारती मामला का केस सुना। केशवानंद भारती मामला में क्या होता है कि संविधान में हम संशोधित कर सकते हैं, लेकिन ये संशोधन तभी कर सकते हैं जब भारतीय संविधान की मूल आत्मा से कोई भी खिलवाड़ ना हो। तो हमारा संविधान कैसे? कठोर व लचीला, दोनों का सम्मिश्रण है। अब इसके अलावा अगली विशेषता क्या है? भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। जैसे हमारा भारत का संविधान है, ये क्या? विश्व का विशालतम संविधान है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जैसे जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, तब इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ व 395 अनुच्छेद थे। अब तो इसमें अलग अलग संशोधन होके तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, नई नई चीज़ें जोड़ी जा चुकी हैं। तो इस अकॉर्डिंग भारत का जो संविधान है विश्व का कैसा? विशालतम संविधान है। अब अगला पढ़ते हैं संविधान के स्रोत क्या क्या होते हैं। जैसे संविधान के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। पहला कौन सा स्रोत होता है? आंतरिक स्रोत। दूसरा कौन सा होता है? विदेशी स्रोत। अब आंतरिक जैसे स्रोत क्या होते हैं? जैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो कहाँ कहाँ से इसको लिया गया। आंतरिक स्रोत में आपका 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ये क्या होता है? आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। जैसे 1935 में क्या होता है? भारत सरकार अधिनियम आया था। इससे बहुत सारी इसकी बातें हैं जो भारतीय संविधान में ग्रहण की गई हैं। अब विदेशी स्रोत में क्या आएगा? जैसे हमने ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के, कनाडा, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के संविधानों से अलग अलग चीज़ें ले ली। जैसे हमने कहीं से मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ऐसे अलग अलग नीति निर्देशक तत्व हुए, या बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे देश के संविधान से ग्रहण की। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? संविधान के विदेशी स्रोत के अंतर्गत। तो हमारे संविधान के कौन कौन से स्रोत होते हैं? मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। कौन से? आंतरिक स्रोत व विदेशी स्रोत। अगली विशेषता क्या होती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य क्या होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या, उसके नागरिक को, जो वयस्क नागरिक है उसको क्या, मत देने का अधिकार है। जैसे जो भी नागरिक 18 वर्ष से अधिक उम्र का है उसको क्या है, मत देने का अधिकार है। ये क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसे हम भारत में क्या होता है, ये जो सरकार चुनी जाती है भारत की जनता करती है ना, भारत के नागरिक चुनाव करते हैं ना, तो कौन से नागरिक चुनाव करते हैं? जो वयस्क नागरिक है। वयस्क नागरिक के अंतर्गत कौन आएगा? जिसकी आयु क्या 18 वर्ष से अधिक हो, वह पागल अथवा दिवालिया न हो, उसको क्या मत देने का अधिकार है। ये में किस में मिला है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत। और अगला क्या होता है, भारतीय संविधान में उसके नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। जैसे प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, संपत्ति का अधिकार उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए। उनके कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं? जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, ऐसे प्रमुख आपके क्या मौलिक अधिकार है। इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। एकल नागरिकता, भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का तात्पर्य क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में
रहने का, व्यापार करने का, अपना घर बसाने का अधिकार है। ये क्या होता है? एकल नागरिकता। जिससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में नहीं था। जैसे अनुच्छेद 370 जब जम्मू कश्मीर में लागू था तो उस कारण क्या था, ये अधिकार आपको जम्मू कश्मीर में नहीं था। लेकिन जब से अनुच्छेद 370 हट गया, अब आपको भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो भारत का नागरिक है उसको अधिकार है, वह वहाँ पे जाके रह सकता है, निवास कर सकता है, व्यापार कर सकता है, जीविकोपार्जन के लिए धन संबंधी कोई काम कर सकता है। क्योंकि भारत में क्या एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के आप नागरिक हैं तो उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता होगी, भारत की अलग नागरिकता होगी, या आप राजस्थान में तो आपको राजस्थान की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी, भारत की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। हमारे जो व्यक्ति भारत का नागरिक है उसको भारत के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की स्वतः ही नागरिकता मिल जाती है। ये हमारे क्या एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्या होता है? लोक प्रभुता। लोक प्रभुता का तात्पर्य क्या होता है? जो प्रभुता है, वो शक्ति है, वो किसमें? लोक में निहित है, लोगों में निहित है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सरकार का चुनाव होता है तो किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा ही तो होता है। जनता जनार्दन का शासन कह सकते हैं कि जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ निहित किसमें है? शक्तियाँ किसमें निहित है? भारत की जनता में, भारत के नागरिकों में। ये आपका क्या होता है? लोक प्रभुता होता है। अब अगला क्या होता है? संघात्मक शासन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि संघात्मक क्या होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? जो शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ विकेंद्रीकृत होती हैं। केंद्र सरकार की अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं, राज्य सरकार की अलग शक्तियाँ होती हैं, सब में शक्तियाँ क्या होती हैं? वितरित होती हैं। बस कंडीशन क्या होती है? शांति काल में व्यवस्था रहती है। लेकिन अगर कोई युद्ध हो जाए, वहाँ आक्रमण हो जाए या कोई ऐसा आपातकाल लग जाए, उस कंडीशन में क्या होता है? एकात्मक संविधान लागू हो जाता है। ठीक, ये आप तो समझ गए। अगला क्या होता है? जैसे संसद व न्यायपालिका के बीच सर्वोत्तम के लिए मध्यम मार्ग है, जो हमारा संविधान है। संसद और न्यायपालिका के बीच क्या सर्वोच्चता के लिए मध्यम मार्ग है। जैसे संसद और न्यायपालिका के बीच सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग का तात्पर्य क्या होता है? जैसे संसद क्या करती है? संसद क्या करती है? कानून का, नियम कानून का निर्माण करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? उस नियम कानून को लागू करती है। कौन करती है? न्यायपालिका लागू करती है। अब आपको पता है कि जैसे नियम कानून का निर्माण हो रहा है, लेकिन अगर ये नियम कानून संविधान के खिलाफ है, संविधान की आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं या संविधान की मूलभूत भावना का निहित नहीं है, तो उस कंडीशन में न्यायपालिका क्या करेगी? उसको मना करेगी कि नहीं, आप इस तरह से निर्माण नहीं कर सकते हो। और न्यायपालिका किसके आधार पर काम करती है? तो किसके आधार पर काम करती है? संविधान के आधार पर। संविधान पे जो नियम कानून है उसी के आधार पे तो काम करती है। तो संसद और न्यायपालिका के बीच जो मध्यस्थता का काम कौन करता है? संविधान करता है। अब अगर पूछ सकते हैं संविधान का संरक्षण कौन करता है, तो संविधान का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका ही तो संरक्षण करती है ना, कि संविधान के जो नियम कानून जिसका उल्लेख है, जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं या नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, उन सब का अच्छे से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब का देख रेख कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो इस तरह से आज हमने संविधान क्या होता है, सब भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, संविधान कितने प्रकार का होता है, उसके अलग अलग सबके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कि जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे अलग अलग एक्ट आए। जैसे आपको 1935 का भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे, अलग अलग चार्टर्ड एक्ट आएंगे, कि कैसे इन सबके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, उसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो की में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा सुपर टेट एग्जाम के लिए आप दूसरी क्लासेस जैसे हिस्ट्री की, CTP की, और बहुत जल्द तो बाकी सारी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए। और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, इन सब से जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वे पे रिवीजन जरूर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।